क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखो इसमें एक पॉइंट नया है, पहले सम्स को पढ़ लेते हैं, आराम से देख लीजिए। और जो नया पॉइंट है उस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी की चीजें आपको पहले जैसे ही मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 दिखा। ऑन 13th July 2013 a fire occurred and partly destroyed the goods of Falguni Corporation, है ना। The cost of salvage goods was rupees 20,000. The following particulars could be obtained from the books. ठीक, बेसिक बातें हैं। साल्वेज वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे दिया, 20,000 का गुड्स हमने बचाया है। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रहा है देखना। बैलेंस एज एट 31 मार्च 2013, ये क्लोजिंग बैलेंस है। दो चीजों का दिया हुआ है, एक स्टॉक का है 1,20,000 और एक दिया है क्रेडिटर्स का बैलेंस, कितने का, 10,000 का। दिख रहा है? ओके, अभी तक जो सम्स किए तो उसमें कहीं क्रेडिटर्स का बैलेंस वगैरह नहीं मिलता था। देख लेते हैं क्या हिसाब किताब होगा और इसका क्या काम करना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है ट्रांजैक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2013 एंड 30th जुलाई 2013 वेयर एज फॉलोज। ये इस साल का पूरा ट्रांजैक्शन दिया है, कब से कब तक का, स्टार्टिंग डेट से लेकर जिस दिन मेरा फायर ब्रोकआउट हुआ उस दिन का। तो इसमें हम लोगों को जनरली क्या मिलता था, परचेज, सेल, ये सब। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन देखना, क्रेडिटर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताया है। जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर गुड्स 62,000, हमने क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट किया। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न, है ना। परचेज रिटर्न दिया है कितने का, 2,000 का। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न दिया है हम लोगों का 6,500 का। कैरियज इनवर्ड है 9,000 और कैरियज आउटवर्ड है 7,500 का। फिर सेल्स एक दिया हुआ है, आराम से देख लीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे खड़खड़ करके देखोगे थोड़ा सा दिमाग सबका डाइवर्ट हो जाएगा। सेल्स दिखा 1,10,000 का। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन सी नंबर पॉइंट में करके दिया है, अनपेड क्रेडिटर फॉर गुड्स ऑन 30th जुलाई 2013 अमाउंटेड टू रुपीज 8,000। ये क्या है, ये 13 जुलाई को क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है कि क्रेडिटर्स को इतना रुपया देना बाकी रहा, या इसको आप बोल सकते हो कि क्रेडिटर का बैलेंस 13 जुलाई को 8,000 रुपया था, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन बता रहा है, ऑल सेल्स आर मेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। तो रेट ऑफ जीपी दे दिया है। अब रेट ऑफ जीपी दे देता है तो हम लोगों को लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर वेयर नो अदर परचेजेज एंड सेल्स, ठीक है। द पॉलिसी वॉज फॉर रुपीज 90,000, ये पॉलिसी वैल्यू दी हुई है। एंड देयर वॉज एन एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। एवरेज क्लॉज अप्लाई होता ही है, सारे सम्स में तो अप्लाई हो ही जाता है। वैसे रूल याद है ना कि ये कब अप्लाई होता है, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप अ स्टेटमेंट टू क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से सुनना चाहेंगे हम, किसी के मन में अगर आया हो तो एक बार बोलना। रेट ऑफ जीपी तो दे ही दिया है, तो लास्ट ईयर का तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं होगा। तो हम लोग तो जिस साल फायर ब्रोकआउट हुआ उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपने सम्स में मूवमेंट ले सकते हैं। लेकिन पूरे सम्स को पढ़ने के बाद किसी को नजर आया कि कोई और एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए होता है और वो सम्स में दिया हुआ नहीं है, क्या वो इंश्योरेंस का अमाउंट। ओके, इंश्योरेंस का अमाउंट ऐसे भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। सुन लीजिएगा मेरी बात पूरी तरह से। इस सम्स में तो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है, आपको बगल वाले ने दिखा भी दिया, ठीक है। भड़क के नहीं बताना है, प्यार से बताना है, ठीक है। रिलैक्स। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है वैल्यू
31 मार्च वाला दिख रहा है, उसको तो आप इस साल के ओपनिंग स्टॉक में ले ही सकते हो, है ना। परचेज नहीं दिया हुआ है पूरे सम्स में। देखिए सेल्स भी लास्ट में मिल गया था 1,10,000 का, लेकिन परचेज दिया हुआ नहीं था। सुने, और देखिए अगर आपकी 11-12 की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही होगी, सुनना मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, आपसे सिर्फ पूछा गया क्या नहीं है, कैसे निकालना है वो मेरा ड्यूटी है बताने का, इसलिए रिलैक्स रहिए। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन क्या नहीं था। तो जैसे आपने कहा किसी एक के नजर में आ गया कि परचेज दिया हुआ नहीं है, और हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अपने को चाहिए। अब अगर आपका 11-12 का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा तो आपका दिमाग ये बोल देता कि जब क्रेडिटर्स का इतना सारा इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब कि अगर हमको परचेज निकालना होगा तो हमको एक क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बात समझे? इस सम से बताने वाली बात यही थी कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रेट ऑफ जीपी ही निकालना पड़े। अगर वो सम्स में परचेज नहीं दिया तो वो क्रेडिटर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। आपको क्या करना है, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, वहां से आपको परचेज मिल जाएगा। अब मान लो एक दूसरा सम करेंगे, उसमें सेल्स नहीं दिया रहेगा, तब वो क्या करेगा, डेटर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। आपको एक डेटर अकाउंट बनाना है, वहां से आपको क्या होगा, सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझे? अब अगर आपको याद नहीं हो कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते थे, उसमें कौन से आइटम को किस साइड में लिखते थे और वहां से कैसे परचेज निकालते थे, तो मैं एक बार क्रेडिटर्स अकाउंट बनाता हूं, आप लोग उसको देखिए और देखकर सिर्फ प्लस माइनस करके कैलकुलेशन बताइएगा, अभी लिखिएगा नहीं आप लोग। समझे? क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और हम लोग इसमें पहले करेंगे एक वर्किंग नोट। इसको आप वर्किंग नोट का नाम दोगे। बात समझे? और इसमें हम लोग बनाएंगे एक क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, DRCR सिंपली लिख दे रहे हैं। ओके, और बहुत ज्यादा नहीं, एक पार्टिकुलर्स और एक रुपीस का कॉलम रखेंगे। इंक चल नहीं रहा है ठीक से, दूसरा लेना पड़ेगा। चलो भाई, ये नहीं दिख रहा होगा तो बोल दे, सिर्फ पार्टिकुलर्स लिखे हैं, फॉर्मेट तो आप लोग बना ही लोगे, है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा है। अब जो क्रेडिटर्स का आइटम सम्स में दिया है ना, वो देखकर बताइएगा, एक एक करके आराम से, हड़बड़ा के नहीं और एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है कि ये लीजिए फेंक दे रहे हैं धड़ाधड़, नहीं, रिलैक्स होके, ठीक है। सुनो, हम लोग जब कोई भी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका बैलेंस अगर दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। और आप नोटिस करो, हम लोग ये जो बना रहे हैं ये 1 अप्रैल से लेके 13 जुलाई तक का है, वो जो फायर वाला पीरियड है उस समय का। 1 अप्रैल स्टार्टिंग का डेट है और 13 जुलाई को फायर वर्कआउट हुआ है, दिख रहा है ना। आप अगर खोजोगे तो आपको सम्स में दिख जाएगा 1 अप्रैल का क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, 31 मार्च वाला है ना, तो जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होगा। और आपको याद दिलाएं हम, आप लोग बेसिक बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़े होंगे, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का बैलेंस किस साइड से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से, ठीक है। जैसे कुछ लोग डेबिट बोलने जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त क्या निकलने से पहले आवाज आ गई क्रेडिट, तो अंदर ही उन्होंने अपना चेंज कर लिया अब क्रेडिट, ठीक है। ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है। जब हम लोग ग्रुप में होते हैं तो इस तरह की चीजें हो जाती है, तो वेट करते हैं कि देखो जब सब लोग रेस्पॉन्स देगा उसमें हम भी क्या करेंगे, रेस्पॉन्स दे देंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख दे रहे हैं बाई बैलेंस, आराम से BD, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जो कि 31 मार्च वाला है ना, कितने का दिया हुआ है, 10,000 का। उसके बाद एक दिया था कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे, है ना, किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। और आपको एक बेसिक बात बताते हैं, अगर मान लीजिए आपको इसमें कंफ्यूजन आता है किस साइड रिकॉर्ड होगा, तो उसके लिए आपका जर्नल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
अब अगर मान लीजिए आपको सिस्टम याद नहीं है, फॉर्मेट याद नहीं है, जर्नल में भी डब्बा गुल है, तब तो बड़ी भारी समस्या है। नहीं तो कोई भी अगर बेसिक जर्नल सोचेगा, जैसे हम लोग जब कोई अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके बेसिक जर्नल को फॉलो करके ही बनाते हैं। आप क्रेडिटर को पेमेंट किए, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश, जो भी बोलो। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में हम लोग पोस्ट करेंगे टू बैंक अकाउंट पेड, और 62,000 का पेमेंट हुआ है, लिख दिए सिंपली। कुछ भी रिकॉर्ड होता है ना, वो जर्नल को फॉलो करके ही होता है, बात समझे। लेकिन अकाउंट बनाने के बाद जब हम लोग ये सब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि भैया आप एग्जाम में करोगे तो थोड़े इतना टाइम ले लेके करोगे सोच सोच के, इसलिए जब पूरा पिक्चर आप जानते हो तो दिमाग में फिट कर लो कौन आइटम किधर जाता है, और उस हिसाब से पढ़िए और फटाफट पोस्ट कर दीजिए, हाँ समझे। इसके बाद देखो एक इंफॉर्मेशन दिया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, समझ रहे हैं। अब आप सोचो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। हम लोग जब रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर को ही लौटाएंगे ना, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो डेबिट साइड में ही आएगा टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यहां हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं भाई, हाँ 2000 का। उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा रिटर्न इनवर्ड, इधर नहीं आएगा, कैरियर से भी इसका कोई लेना देना नहीं और सेल से भी नहीं। फिर लास्ट में देखो 13 जुलाई का एक बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का 8000, दिखा। अब ओपनिंग का बैलेंस इधर दिखा रहे हैं, क्लोजिंग का बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू बैलेंस सीडी करके, कितने का? 8000 का। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्रेडिटर्स का, बस इसको क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, ठीक। इधर हमारा आ रहा है 72,000, इधर भी लिख देंगे 72, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो इधर बैलेंस आ जाएगा कितने का? 62,000 का। एक बार और देख लो, क्रेडिटर्स का और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है ना, एक बार और देख लीजिए, क्रेडिटर का और कोई बैलेंस तो नहीं है सम्स में, कोई इंफॉर्मेशन। तो बस ये जो बैलेंस निकला इसी को हम लोग नाम देंगे परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये जरूर लिखिएगा जिससे पता रहे कि वो बैलेंस करके निकला है, मिला। अब हम लोगों को क्रेडिटर अकाउंट बनाकर मिल गया परचेज, तो हम लोग की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर की, हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं बना रहा हूं, अभी लिखिएगा मत आप लोग। इन द बुक्स ऑफ फाल्गुनी कॉर्पोरेशन, यही था ना? स्टार्टिंग के सारे सम्स बना लिए आप लोग, तो आप लोगों को अब आगे की चीज एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली मैं लिखूंगा और आपको समझ में आता जाएगा। फिर भी मैं पूछता रहूंगा, आप लोग सम्स देखकर थोड़ा इंफॉर्मेशन बताते रहिएगा, ठीक है। फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से 13 जुलाई, जुलाई 7वां महीना होता है ना, 2013, ₹2 का कॉलम कर ले रहे हैं क्योंकि दिखाई दिया था हमको, कुछ प्लस माइनस करने की चीजें भी आएंगी। बहुत सारा स्टूडेंट लोग कॉलम में भी कंफ्यूज रहता है, कॉलम में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सम्स पढ़ने पर अगर आपको लगे कि कुछ एडलेस का आइटम है तो हम लोग 2 कॉलम मेंटेन करेंगे, कुछ एडलेस का आइटम नहीं होता तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक ही कॉलम में सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, टू ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक जो है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग में दिया था 31 मार्च को कितना दिया था? 1,20,000। यहाँ पर लिख दिया टू परचेज, ये हम लोगों ने निकाला है नोट नंबर 1 में। ये देखिए प्रेजेंटेशन होता है कि पूरी चीजों को आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि ये परचेज आप कहाँ से निकाल रहे हैं, नोट नंबर 1 से 62,000। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड था ना 2000 का, कितना आ गया 60,000 नेट। ओके, इसके बाद इधर में हम लोग 2 करके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जैसे वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब दिखाते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं सम्स में, है कैरियज इनवर्ड है, ठीक है। कैरियज इनवर्ड कितने की है? 9,000 की। और कैरियज आउटवर्ड भी है ना, कैरियज आउटवर्ड यहाँ लेंगे नहीं, सही बोल रहे हैं एकदम, वो तो किसका आइटम है, पीएल का आइटम है, तो यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद सेल्स एक दिख रहा है 1,10,000 का, है ना। ओके, और एक रिटर्न इनवर्ड था, तो लेस कर देंगे इसमें से हम लोग रिटर्न इनवर्ड। 6,500 माइनस करके 103,500 आ रहा है क्या? 3,500। ओके ओके, यही हम भी बोले 1,03,000, ठीक है। 1,03,500। उसके बाद अपने यहाँ पर ले लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी, और रेट ऑफ जीपी आपका दिया था कितना परसेंट? 103,500 का 33.333%। 34,499 मतलब 35 नहीं 34,500 सुनिए, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कई बार बताया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनिएगा। ये जो पॉइंट में आता है कैलकुलेशन, वो जब आप परसेंटेज डायरेक्ट दोगे ना ये, तो आपका ऐसे पॉइंट में फिगर आएगा ही 34,499 फिर 99 ऐसे। हमने कई बार कहा है, फिर से बोल दे रहे हैं कि जब भी ये परसेंटेज रहता है 33.333, तो वो इंडिकेट करता है कि किसी भी फिगर का आपको लेना है 1/3, किसी भी फिगर का आपको लेना है 1/3। तो तुम डायरेक्ट 1,03,500 इंटू 1/3 कर दो। सुने, जो फिगर दिया हुआ है उसको डायरेक्ट इंटू 1/3 कर दो, आप देखोगे आपको फ्लैट फिगर मिल जाएगा 34,500 का। सुने, अब इधर जोड़ दे, सर 1,20,000 आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। ओके, ये कितना आ रहा है टोटल? सर वो हटा दिए सर, 1 मिनट। गुड, 2,23,500। 223,500 पहले टोटल करके लिख दिए, उसके बाद हम लोग इसमें से 103,500 माइनस किए, 2,23,000 ना। तो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 1,20,000। ये बैलेंस करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हुआ? ओके, आ गया। अब आगे ये हम लोगों का आ गया स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, है ना, 13 तारीख का स्टॉक, जिस दिन फायर ब्रोक आउट हुआ। अब हम लोग क्या है बनाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम।
स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, है 1,20,000, ठीक है। इसमें से लेस करते हैं 20,000 सम्स के स्टार्टिंग में ही दिया था 20,000 1 lakh lost by fire अच्छा, हम लोगों का स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है 1,20,000 और पॉलिसी वैल्यू सम्स में कितना दिया हुआ है 90,000, अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस का केस है ये। ये स्टेटमेंट समझ आया होगा। हर सम्स में लिखते हैं कि अगर अंडर इंश्योरेंस है तो हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लेम। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम lost by fire लॉस्ट स्टॉक लॉस कितना है, लॉस बाई फायर 1,00,000 है ना। क्लोजिंग स्टॉक निकला 1,20,000 और पॉलिसी वैल्यू दी हुई है 90,000 की। 75,000 75,000 का मिलेगा हम लोगों को क्लेम। ठीक, yes अब सुनो, ये आप लोगों को समझ में आ गया और आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझे भी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लिए हो तो जानकारी आप लोगों को चैप्टर की मिल चुकी है। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आपके दिमाग में नहीं आया, आना चाहिए था, या बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है दूसरे क्लास में, तो मैं उसको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। मान लो तुम सम्स को कर रहे हैं, बाद में घर में बैठ के एग्जाम के समय सम्स करते समय किसी किसी के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिटर्न आउटवर्ड तो हम यहाँ पर लिख चुके थे, दोबारा कीजिए देखो समझे। सर कुछ धैर्य रखे, धैर्य रखिएगा। मैंने कहा ना कि ऐसा होगा नहीं कि आपको पूछने का जरूरत पड़े, बात समझे। सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, बस एक ही चीज रखना होगा क्लास में मेरे, धैर्य रखना होगा। हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करवा पाते हैं। सुने, सुनना, तुम अगर पूरा समय देकर सुनोगे ना, तुमको क्वेश्चन पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, जो लोग गौर नहीं किए होंगे। जब सेल्फ करोगे तो किसी किसी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज आ जाता है कि जैसे रिटर्न आउटवर्ड सम्स में दिया एक जगह, तो हम लोग वो क्या किए थे, क्रेडिटर अकाउंट बनाते समय दिखा दिए, फिर दोबारा उसको यहाँ पर क्यों लिए। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में बांध के रखना,
ऐसा कोई नियम नहीं होता कि कोई एक चीज को एक बार दिखा दिए अब दूसरी जगह नहीं दिखाएंगे। सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली होती हैं। कभी कभी एक ही बार दिखाने से उसका काम खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह नहीं दिखाया जाता, लेकिन कभी कभी एक जगह दिखाने से उसका काम खत्म नहीं हुआ तो उसको दूसरे जगह भी इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। इसे ये वाला जो थॉट लेकर लोग सम्स बनाते हैं ना कि इसका एडजस्टमेंट ये हो गया तो फिर यहां पर क्यों होगा, ये कभी नहीं रखिएगा। उसकी जरूरत खत्म नहीं हुई इसलिए दूसरा जगह भी हुआ। अब क्यों हुआ ये सुनो। तुम जरा एक बार इस पिक्चर को देखो। आप ये तो जानते हो ना कि परचेज में परचेज रिटर्न माइनस होता है तो नेट वैल्यू आता है। तो हमको तो यहाँ पर नेट वैल्यू दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में नेट वैल्यू दिखाना है, रिटर्न हमेशा माइनस करके दिखाते हैं। ठीक, जरा ये वाला पिक्चर देखो। ये वाला तुम ये जो निकाले थे 62,000, ये तुम कैसे निकाले थे? ये जो निकाले थे ये बैलेंस करके निकाले थे। और बैलेंस कोई चीज कैसे होता है? एक साइड का ऐड होता है पूरा, दूसरे साइड माइनस होता है, तब ये आता है, होता है ना। तो जब आप इस साइड का ऐड कर रहे थे तो ये 2000 तो ऐड हो चुका है उसमें, और फिर जब ये माइनस करके आप ये वाला वैल्यू निकाले तो तुम्हारा मन नहीं बोल रहा है कि इस 62,000 में वो रिटर्न वाला वैल्यू भी जुड़ चुका है। समझ रहे मेरी बात? तो जब इस 62,000 में रिटर्न वाला वैल्यू जुड़ चुका है तो नेट वैल्यू निकालने के लिए तो हमको माइनस करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इसको यहां पर माइनस किया गया। अब कोई दूसरा और स्मार्ट स्टूडेंट है, वो बोलेगा जब ऐसा ही करना है तो ऊपर ही नहीं लेंगे, नीचे ले लो। हमेशा जो है ना हर चीज का क्रॉस रिप्लाई नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में ये आया कि ऊपर ही नहीं लेंगे, तो अगर वो ऊपर नहीं लिया तो फिर उसको नीचे भी माइनस नहीं करना होगा, क्योंकि तब तो उसका वैल्यू यहां देखोगे ना डायरेक्ट कितना आएगा पता है? 60,000 नेट वैल्यू ही आएगा। लेकिन ऐसा जो भी करेगा उसका गलत माना जाएगा। क्यों पता है? कॉन्सेप्चुअली वो सही नहीं है। आपका रिटर्न हुआ है तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में वो पहले रिकॉर्ड होना चाहिए, और क्रेडिटर्स के अकाउंट में पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद नीचे यहां पर क्या होगा? माइनस होगा। बात समझे? ओके। वो अगर मान लीजिए ऊपर नहीं दिखाया तो उसका आंसर सब सेम आएगा, लेकिन उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स किया गया जो है वो सही नहीं है। आपकी ट्रीटमेंट गलत है। तुमको ऐसा लगेगा उसका 75,000 आया, मेरा भी 75,000 आया, उसको 10 में 8 मिला है और मेरे को 10 में 10 मिला है। क्यों ऐसा हुआ? आपने ट्रीटमेंट गलत दिखाया बीच में। बात समझे? सुने, आप अगर ट्रीटमेंट बीच में गलत करते हो तो भी आपकी मार्किंग क्या होगी? कम होगी। लेकिन आप जब पेपर देकर आते हो आपको लगता है हमारा तो आंसर इतना आया है, उसका भी इतना है, मेरा पूरा का पूरा सही होना चाहिए। समझे? इंटरनल हम लोग सोचते नहीं है कि आप ट्रीटमेंट क्या किए हो, गलत भी कर सकते हो, गलत तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अभी ये समझ आ गया तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन में मूव करेंगे।